नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पीसी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री। उस आधारभूत सामग्री में दोस्तों अपन ने 10-12 ग्रंथों की रचना चर्चा करी थी, 10-12 ग्रंथों पर चर्चा करी थी। उन ग्रंथों में जो ग्रंथ मुख्य वो थे कि 84 वैष्णव की वार्ता 1568 ईस्वी में लिखा गया था ये ग्रंथ और इसके रचनाकार थे गोकुलनाथ। फिर दूसरे नंबर पर जो ग्रंथ था वो था 252 वैष्णव की वार्ता, ये भी 1568 ईस्वी में लिखा गया था दोस्तों, और इस ग्रंथ के रचनाकार थे गोकुलनाथ। फिर आता है भक्तमाल, ये ग्रंथ 1585 ईस्वी में लिखा गया था और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, और इसके रचनाकार हैं वो है दोस्तों नापादास। इस ग्रंथ में 200 राम भक्त कवियों का वर्णन है। फिर गुरु ग्रंथ साहिब, यह ग्रंथ 1605 ईस्वी में लिखा गया था और इसके रचनाकार हैं वो गुरु अर्जुन देव। फिर आता है कालिदास अजारा, 1718 ईस्वी में लिखा गया, रचनाकार थे कालिदास त्रिवेदी। फिर आगे जो ग्रंथ था वो था वल्लभ दिग्विजय, लेखक का नाम है यदुनाथ। फिर एलाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, 1832 ईस्वी में लिखा गया, लेखक का नाम था कर्नल जेम्स टॉड। फिर राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, इसके लेखक थे मोतीलाल मिनेरे दोस्तों। तो इस प्रकार ये 10-12 ग्रंथ मैंने पिछली क्लास में आपको बताए थे, जिनमें से 4-5 ग्रंथ है वो इंपॉर्टेंट थे, वहां पर मैंने डैश का निशान लगा करके बताया था दोस्तों। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की जो क्लास है उसका दोस्तों शीर्षक है हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन की पद्धतियां। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां। हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां दोस्तों, ये आज का अपना शीर्षक रहेगा दोस्तों। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में किन किन इतिहासकारों ने किन किन पद्धतियों का उपयोग करके अपने इतिहास ग्रंथ का निर्माण किया दोस्तों, तो इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। कि सबसे पहले दोस्तों आती है कि वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति में दोस्तों क्या होता है कि कीर्तिकार के नाम के प्रथम वर्ण के अनुसार इतिहास ग्रंथ लिखा जाता है। जैसे कबीर, कणप्पा आ गया, केशवदास आ गया, केदारनाथ अग्रवाल आ गया, फिर केदारनाथ सिंह आ गए। तो प्रथम वर्ण के अनुसार जन्म तिथि का इसमें कोई उपयोग नहीं होता, इसमें सिर्फ नाम का प्रथम वर्ण के अनुसार कवियों का रचनाओं का समावेश किया जाता है दोस्तों इसमें। और इस ग्रंथ को लिखने में, इस पद्धति को लिखने में गारसा दत्ता सिंह एवं शिव सिंह सेंगर ने प्रयोग किया। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग है वो गारसा दत्ता सिंह एवं शिव सिंह सेंगर ने किया दोस्तों। फिर नंबर 2 पर दोस्तों जो पद्धति आती है वो आती है काल कर्मानुसार पद्धति। फिर नंबर 3 पर आती है वैज्ञानिक पद्धति और नंबर 4 पर आती है विधेयवादी पद्धति। तो इन पद्धतियों में देखेंगे दोस्तों कि इनका आधार क्या है और समर्थक कौन कौन से हैं इसके, और सर्वश्रेष्ठ पद्धति इनमें से कौन सी है, पीछे की एग्जामों में इनसे संबंधित किस प्रकार का प्रश्न आया हुआ है। तो इनके बारे में दोस्तों आज अपन अध्ययन करेंगे। तो चलो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो पद्धति है वो आती है दोस्तों वर्णानुक्रम पद्धति।
कौन सी है दोस्तों? वर्णानुक्रम पद्धति। नंबर 2 पर आती है कालक्रम पद्धति। नंबर 3 पर आती है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति। और नंबर 4 पर दोस्तों वो आती है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति दोस्तों, इन 4 पद्धतियों के बारे में दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे आज। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो पद्धतियां, इनमें ये तो 4 इंपॉर्टेंट पद्धतियां दोस्तों, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे दोस्तों। डायग्राम बना करके मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों अच्छी तरह से कि कौन सी पद्धति में क्या दोस्तों। देखो सबसे पहले आती है वर्णानुक्रम पद्धति। कौन सी पद्धति आती है दोस्तों? सबसे पहले वर्णानुक्रम पद्धति आएगी दोस्तों सबसे पहले, और उसके बाद में कालक्रम की जो पद्धति है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, और लास्ट में करेंगे विधेयवादी पद्धति। तो वर्णानुक्रम पद्धति है दोस्तों, इसका देखो क्या आधार है। इसका आधार क्या है दोस्तों? वर्णानुक्रम पद्धति का इसका आधार है कीर्तिकार, कीर्तिकार के नाम, कीर्तिकार के नाम के प्रथम वर्ण के आधार पर। इस पद्धति में कीर्तिकार या इतिहासकार या साहित्यकार है, वो अपने ग्रंथ में सबसे पहले उन जिन कवियों का वो उल्लेख करा है, उन कवियों के नाम के प्रथम वर्ण के अनुसार उनकी रचनाओं का समावेश करता है। तो दोस्तों इसमें कीर्तिकार के नाम के प्रथम वर्ण के आधार पर वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम वर्णन प्लस अनुक्रम, वर्णों के अनुक्रम के अनुसार नामों का प्रथम अक्षर, जैसे सबसे पहले जो आगे कणहप्पा, फिर आगे कबीर, फिर आगे केशव, और फिर इस तरह आगे केदारनाथ अग्रवाल या फिर आगे केदारनाथ सिंह। इस तरह ये पद्धति आगे बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले कणहप्पा के बारे में चर्चा होगी, कणहप्पा की रचनाओं के बारे में चर्चा होगी, फिर कबीरदास जी के बारे में चर्चा होगी। अब कणहप्पा और कबीरदास जी का समय का अंतर है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वर्णानुक्रम पद्धति में कणहप्पा के बाद में सिर्फ कबीरदास जी को स्थान दिया गया, फिर केशवदास की रचनाओं को, फिर केदारनाथ अग्रवाल, फिर केदारनाथ सिंह, के ऊपर जो नाम आते हैं उनको पहले वरीयता दी जाती है। उसके बाद में के बाद में जो नाम आएंगे ख, फिर ग, उन कवियों को वरीयता दी जाती है। तो दोस्तों इस पद्धति के जो समर्थक हैं, इस पद्धति के जो समर्थक हैं वो है गार सादतासी और शिव सिंह सिंगर। ये है दोस्तों समर्थक का मतलब क्या हुआ यहां पर?
कि इन दो साहित्यकारों ने अपने इतिहास ग्रंथों में वर्णानुक्रम पद्धति का अनुसरण किया है। समर्थक का मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों कि इन जो गार्से दत्तासी, फ्रेंच विद्वान गार्से दत्तासी एवं भारतीय इतिहासकार शिव सिंह सेंगर ने अपने साहित्य के इतिहास ग्रंथों में वर्णानुक्रम पद्धति को आधार मान करके अपना ग्रंथ लिखे हैं। तो वर्णानुक्रम पद्धति, अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि गार्से दत्तासी ने किस पद्धति का अपने इतिहास ग्रंथ में अनुसरण किया, वो ऑप्शन में चार आएंगे, वर्णानुक्रम, कालक्रम, वैज्ञानिक और विधेयवादी। तो आपका उत्तर होगा वर्णानुक्रम। तो इस गार्से दत्तासी एवं शिव सिंह सेंगर इन दोनों ने ही वर्णानुक्रम पद्धति का समर्थन करते हुए अपने साहित्य के इतिहास ग्रंथों को लिखा। अब आगे जो दोस्तों वो है वो कि कालक्रम का अनुसार जो पद्धति है उसमें उसका आधार क्या है दोस्तों। कालक्रम का अनुसार जो पद्धति है उसका क्या आधार है, तो उसका है कीर्तिकार। काल का अर्थ होता समय, काल का अर्थ होगा समय। तो कीर्तिकार की जन्म तिथि के आधार पर, कीर्तिकार की जन्म तिथि, जन्म तिथि के आधार पर, इसमें जन्म तिथि के आधार पर रचना की गई है दोस्तों इतिहास ग्रंथों की, जन्म तिथि के आधार पर, कीर्तिकार की जन्म तिथि के आधार पर। अब जो इसके जो समर्थक हैं दोस्तों, इस पद्धति के जो समर्थक हैं वो है दोस्तों वो नंबर 1 पर है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। और नंबर 2 है दोस्तों मिस्र बंधु। ये है दोस्तों जॉर्ज इब्राहिम समर्थक। कालक्रम के अनुसार क्या होती, कीर्तिकार की जन्म तिथि के आधार पर इतिहास ग्रंथ की रचना हुई। तो इसके समर्थक कौन है दोस्तों, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन और मिस्र बंधु, इन दोनों ने अपने इतिहास ग्रंथों को लिखने में जिस पद्धति का उपयोग किया या जो पद्धति अपनाई उसका नाम था कालक्रम पद्धति। क्वेश्चन आ जाए कि मिस्र बंधु ने अपने साहित्य के इतिहास ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद में किस पद्धति का उपयोग किया, तो आपका उत्तर होगा कालक्रम पद्धति। इन्होंने कालक्रम मतलब जन्म तिथि के आधार पर, इन दो इतिहासकारों ने जन्म तिथि के आधार पर अपने इतिहास के ग्रंथों की रचना की दोस्तों। अब आती है वैज्ञानिक पद्धति दोस्तों। वैज्ञानिक पद्धति में दोस्तों क्या इसका आधार क्या है, वैज्ञानिक पद्धति का आधार देखो, तटस्थ एवं निरपेक्ष रहकर, तटस्थ एवं निरपेक्ष रहकर तटस्थ एवं निरपेक्ष रहकर क्रमबद्ध रूप से ग्रंथ की रचना करना, यह है दोस्तों इसमें। वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है कि तटस्थ एवं निरपेक्ष रह करके अपने साहित्य ग्रंथ को क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है, क्रमबद्ध या व्यवस्थित रूप से, क्रम वाइज लिखा जाता है, व्यवस्थित रूप से, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति है उसके तथ्य और जो निष्कर्ष होते हैं वो प्रमाण पर आधारित होते हैं। वैज्ञानिक पद्धति में तथ्य और जो निष्कर्ष होते हैं वो प्रमाण पर आधारित होते हैं दोस्तों।
इसलिए उसमें साहित्यकार वो तटस्थ एवं निरपेक्ष रह करके क्रमबद्ध रूप से अपने साहित्यिक इतिहास ग्रंथ की रचना करता है दोस्तों। अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ की दोस्तों क्या करता है, वो रचना करता है दोस्तों। तो इसके जो समर्थक हैं दोस्तों, इस ग्रंथ के जो समर्थक हैं दोस्तों, वो है दोस्तों इस ग्रंथ के समर्थक है दोस्तों, वो कौन है दोस्तों? कोई नहीं है इसका समर्थक। इसका समर्थक कोई नहीं है। क्यों नहीं है कोई? अब कई दोस्तों के मन में विचार उठेंगे कि हमने कई किताबों में पढ़ा कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी एवं गणपति चंद्रगुप्त हैं, वो वैज्ञानिक पद्धति के समर्थक हैं। लेकिन दोस्तों आचार्य प्रसाद द्विवेदी एवं गणपति चंद्रगुप्त ने वैज्ञानिक पद्धति की चर्चा जरूर की थी, लेकिन उन्होंने अपने साहित्य के इतिहास ग्रंथों में इस वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग नहीं किया, बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया था। इसलिए हम उसको समर्थक नहीं मान सकते। उन्होंने सिर्फ चर्चा की थी वैज्ञानिक पद्धति की। आचार्य प्रसाद द्विवेदी एवं गणपति चंद्रगुप्त ने वैज्ञानिक पद्धति की चर्चा जरूर की थी, सिर्फ चर्चा। उन्होंने अपने साहित्य के इतिहास ग्रंथों में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग नहीं किया, इसलिए हम उनको समर्थक नहीं मान सकते दोस्तों। अब नंबर जो आगे आता है दोस्तों, वो है विधेयवादी पद्धति। इसका देखो क्या आधार है, विधेयवादी पद्धति है दोस्तों। इसका आधार देखो क्या है, तात्कालीन सामाजिक परिस्थितियां। इसका दोस्तों आधार है तात्कालीन सामाजिक परिस्थितियां। दोस्तों क्या आधार है दोस्तों विधेयवादी का? तात्कालीन सामाजिक परिस्थितियां। इसके जनक है वो है विदेशी विद्वान है तेन या वेन भी कह सकते हैं अपन। साहित्य की जब मैं परिभाषा लिखा रहा था अपनी पहली जो क्लास थी दोस्तों, उसमें जब साहित्य की परिभाषा लिखाई थी तो एक फ्रेंच विद्वान थे तेन या वेन, उन्होंने जाति, वातावरण और क्षण विशेष के आधार पर साहित्य के 3 मूलभूत तत्व स्वीकार किए थे। तो ये वही विद्वान है, ये तेन या वेन, जो विधेयवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं। एक विदेशी विद्वान है, वो इस पद्धति के क्या दोस्तों जनक हैं। इस विधेयवादी पद्धति के जनक हैं वो एक विदेशी विद्वान है दोस्तों, तेन या वेन। और भारत में इस पद्धति का समर्थक, भारत में जिस इस विधेयवादी पद्धति का समर्थक करके जिसने अपनी ग्रंथ की रचना की, उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना विधेयवादी पद्धति के आधार पर की। किसने की? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और यहीं पर एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लगा करके आपको लिखवा रहा हूं, वो है दोस्तों ये सर्वश्रेष्ठ पद्धति। सर्वश्रेष्ठ पद्धति भी है ये। इन 4 पद्धतियों में, इन जो 4 पद्धतियां दोस्तों मैंने लिखवाई हैं, इन 4 पद्धतियों में दोस्तों जो सर्वश्रेष्ठ जो पद्धति है वो दोस्तों पद्धति है विधेयवादी पद्धति। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, तो आपका उत्तर होगा विधेयवादी पद्धति। और ये क्वेश्चन भी आया कि यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में कब आया ये क्वेश्चन? यूपी ये आया है, यूपीएचएससी एग्जाम हुई थी 2016 में, असिस्टेंट
प्रोफेसर की। यूपी में एचएससी बोर्ड के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हुई थी 2016 में। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया तो कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है, और उसमें ये 4 ऑप्शन थे दोस्तों, वर्णानुक्रम, काल क्रम, वैज्ञानिक और विधेयवादी पद्धति। तो सर्वश्रेष्ठ जो पद्धति है वो है दोस्तों विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति है दोस्तों। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है अगला कि मिस्र बंधु ने किस पद्धति का प्रयोग किया, तो आपका उत्तर होगा कालक्रम पद्धति। शिव सिंह संगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किस पद्धति का अनुसरण करके लिखा, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा वर्णानुक्रम पद्धति। इसलिए मैंने लिखा है नीचे समर्थक और आधार भी लिखा है इनके कि ये इसमें क्या आधार रहता है। तो विधेयवादी जो पद्धति उसका आधार है दोस्तों तात्कालीन सामाजिक परिस्थितियां। तात्कालीन सामाजिक परिस्थितियां। आपको ऐसे पूछ ले कि विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है, तब आपका उत्तर तेन या वेन होगा। वहां उत्तर रामचंद्र शुक्ल नहीं हो सकता। जनक रामचंद्र शुक्ल ने तो इस पद्धति को अपने इतिहास ग्रंथ में लिखने के लिए अपनाया था, जबकि इसके ग्रंथ के जो इस पद्धति के जो जनक हैं वो तेन या वेन है दोस्तों। और भारत में इस पद्धति को जिन्होंने अपनाया सबसे पहले वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं जिनका मैंने आपको अभी अध्ययन करवाया है, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ पद्धति है वो है विधेयवादी पद्धति दोस्तों। तो आज की क्लास में दोस्तों अपन हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो पद्धतियों के बारे में दोस्तों चर्चा की है, वो मैंने आपको सारणी के माध्यम से दोस्तों अच्छी तरह समझाया है। और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। तो ये था आज की क्लास का अपना टॉपिक है, वो था हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, वर्णानुक्रम पद्धति, कालक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति दोस्तों। तो पहले जो क्वेश्चन आया गया दोस्तों वो यही था कि सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है। अब अगर आगे ये क्वेश्चन आ जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य के इतिहास ग्रंथ में किस पद्धति का अनुसरण किया, तो आपका उत्तर होगा विधेयवादी पद्धति। क्वेश्चन आ जाए कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किस पद्धति के अनुसरण पर अपने साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना की, तो आपका उत्तर होगा कालानुक्रम पद्धति, कालक्रम पद्धति। कालक्रम पद्धति का आधार होता है जन्म तिथि। वर्णानुक्रम पद्धति का जो आधार है वो है नाम के प्रथम वर्ण। इतना याद करके नाम का प्रथम वर्ण, इसमें सिर्फ जन्म तिथि याद कर लो आप। इसका कालक्रम, काल का अर्थ था समय, तिथि तो जन्म तिथि। वैज्ञानिक पद्धति में तटस्थ रहता है लेखक, तटस्थ रह करके मतलब वो अपने हिसाब से रचना नहीं कर सकता, अपने हिसाब से जोड़ नहीं सकता, घटा नहीं सकता, कुछ काट पीट नहीं कर सकता। तटस्थ निरपेक्ष रह करके व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध तरीके से ग्रंथ की रचना की जाती है। और विधेयवादी पद्धति उसमें तात्कालीन सामाजिक परिस्थितियां को ध्यान में रख करके, युगीन प्रवृत्तियों को ध्यान में रख करके, इसमें विधेयवादी प्रवृत्ति में क्या होता है, युगीन चेतना, युगीन प्रवृत्तियों को ध्यान में रख करके हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना की जाती है दोस्तों। तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको अब क्लास समझ में आ रही है दोस्तों, आपको पढ़ाया गया मैटर है वो अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी क्लास के बारे में बताएं। और मेरी यही कोशिश रहेगी दोस्तों कि आने वाली जो क्लास है वो इनसे भी बेहतरीन वो आपके समझ में आए दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों यही विराम देते हैं। शुभ दिन, शुभ समय।